नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जो सरकार का बजट होता है, बजट 2025-26, वो एक रोड मैप होता है। वो बताता है कि सरकार आर्थिक तौर पर किस तरीके से देश को आगे ले जाना चाहती है। क्या वो वेलफेयर स्कीम्स देना चाहती है या फिर वो अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करके कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर तवज्जो देना चाहती है। निर्मला सीतारमण ने मीटिंग ली है जिसमें बहुत सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर, यूटी के चीफ मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे। बैठक में राज्यों की देश में आर्थिक विकास की भागीदारी पर चर्चा की गई है। कई राज्यों के सीएम, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वित्त मंत्री और सचिव पहुंचे हुए थे। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी बैठक में शामिल हुए। वित्त मंत्री प्री बजट बैठक में उमर अब्दुल्ला ने अपने सुझाव भी दिए और बहुत सारी डिमांड्स भी की। राज्यों के यूटी के साथ महत्वपूर्ण प्री बजट मीटिंग की अध्यक्षता की और साथ साथ आपको बताते चले कि राज्यों और यूटी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। और बैठक में गोवा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मेघालय और ओडिशा के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। राज्य और यूटी के वित्त मंत्रियों ने बैठक में अपने सुझाव प्रस्तुत किए और प्री बजट मीटिंग में कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करता है कि सरकार राज्यों की जरूरत को ध्यान रखते हुए बजट तैयार करे, आर्थिक वृद्धि, वित्तीय अनुशासन और समग्र विकास के लक्ष्य को अनुरूप हो। बैठक आगामी केंद्रीय बजट की रूपरेखा तैयार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने विशेष पैकेज की डिमांड की है। उनका कहना है कि 6,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त दिया जाना चाहिए और केंद्रीय बजट जम्मू कश्मीर के विशेष महत्व देना चाहिए। यानी केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर के बजट को खास महत्व देना चाहिए। कि 2024-25 की बात करते हैं तो 2025 पे 42,277.74 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था और 2023-24 में आवंटन जो हुआ है 41,751.44 करोड़ रुपया, यानी 1.2% की वृद्धि की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर का पहला बजट है, पहला बजट यानी चुनी हुई सरकार का ये पहला बजट है। इससे पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री ही जम्मू कश्मीर का बजट पेश करते रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो सीएम उमर अब्दुल्ला हैं उनको ये लगता है कि अच्छा बजट पेश किया जाए, लोक लुभावन बजट हो, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद चुनी हुई सरकार आई है, सबकी निगाहें इन पर है। उद्यमी हो, ट्रेडर्स हो, होटलियर्स हो, शिकारे वाला हो या फिर दूसरे दीगर टैक्सी ऑपरेटर्स हो, सबकी निगाहें इस बजट पर है, क्योंकि इस बजट से ही वो तय करेंगे कि चुनी हुई सरकार कितने वेलफेयर्स देती है और कितना पब्लिक का ध्यान रखती है। तो कहीं ना कहीं सबकी निगाहें टिकी हुई हैं जम्मू कश्मीर की बजट 2025-26 में। प्री बजट मीटिंग का सिलसिला मैंने जैसे पहले बताया कि शुरू हो चुका है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी आज मीटिंग ली है और ये तय किया जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारें राज्य की जरूरत को देखते हुए ही बजट तैयार करें, आर्थिक वृद्धि हो, वित्तीय अनुशासन हो और समग्र विकास को लक्ष्य के अनुरूप ये बजट तैयार किया जाए। हम ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है इस पर देंगे कि लोकल बजट हमारा कैसा होता है, किस तरीके से, क्योंकि चुनी हुई गवर्नमेंट का पहला बजट है। तो ये सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली सरकार का पहला बजट कैसा होगा। लेकिन केंद्र से ये उपेक्षा भी की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात को ध्यान में रखते हुए, जम्मू कश्मीर के हालात को मद्देनजर रखते हुए ऐसा बजट पेश किया जाए ताकि कहीं ना कहीं उनसे भी जो उनके अनुरूप हो, यानी जम्मू कश्मीर की सरकार के अनुरूप हो। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। ललित महाजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री के हैं। ललित जी, आपका स्वागत है। और प्रीतम शर्मा जो होटलियर्स हैं, और राजेश गुप्ता जी जो लद्दाख जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायलॉग के लीड करने वाले राजेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। पहले शुरुआत हम राजेश जी से करेंगे कि बड़े आयोजन को वो इस वक्त आयोजित करें। 2 दिवसीय आयोजन है और इन 2 दिनों में मुझे लगता है कि हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचेंगे। राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑडिबल? राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
करोड़ आ रहे ना रुपए यार। राजेश जी आपकी को आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आप विनोद जी तक आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी राजेश जी, अब आ रही है? हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही विनोद जी। आपकी आवाज हमारे तक पहुंच रही है, हमारी आवाज आप तक क्यों नहीं पहुंच रही? कहीं म्यूट तो नहीं किया हुआ है? और राजीव, चलिए चलिए, ललित जी, उमर अब्दुल्ला ने 6,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त डिमांड किया निर्मला सीतारमन से। ललित जी, आपको क्या उम्मीद है आने वाली बजट से? राजेश जी आपके पास सर आते ऐसा हैं है विनोद जी, जी। अब मेरी मेरी आवाज आ रही है आपको सर? यस 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 यस, हेलो जी बिल्कुल आ रही है। अरे विनोद जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमको प्री बजट के लिए बोलने का मौका दिया है, क्योंकि अभी तक हमारे साथ स्टेट गवर्नमेंट में जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, किसी ने हमारे साथ प्री बजट के ऊपर डिस्कशन करने के लिए अभी तक हमको कोई इन्विटेशन नहीं दिया है। तो सबसे पहले मेरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट जो प्री बजट डिस्कशन के लिए हमारे को इनवाइट किया जाए, ताकि हम डिटेल में अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकें। पहली चीज है कि अगर हम प्री बजट की बात करते हैं तो ये प्रोसेस चालू हुआ है कितने साल, 6 साल के बाद, कोई जब से यूटी बनी थी हमारे को प्री बजट की डिस्कशंस में कहीं भी बुलाया नहीं जाता था। अपनी मर्जी से जो मर्जी बिल्कुल बजट बनाते थे, जी वो बजट के वो उसके बजट के आगे पेश कर देते थे। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आज की डेट में हमारे जो इंसेंटिव्स हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के, वो पहले हमको जो अपना 1800 करोड़ रुपए जो मिलता था, उसको इन्होंने डिल्यूट करके 475 करोड़ से 500 करोड़ तक कर दिया। तो हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात भी हुई थी और उन्होंने इस चीज को उन्होंने एक्नॉलेज भी किया है कि इंडस्ट्री के इंसेंटिव डिल्यूट हो गए हैं। तो मेरी हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमने उनको बोला कि हमारा जो टर्नओवर इंसेंटिव है उसके लिए एटलीस्ट आप 1,000 करोड़ का बजट हमारे लिए पर एनम का लेके आइए, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री की सेल, जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री की सेल है, वो अप्रोक्सीमेटली 1,000 करोड़ रुपए की साल की सेल है। जी तो उसके ऊपर अगर हमको 2%, सॉरी 50,000 करोड़ की सेल है, 50,000 करोड़ की सेल पे अगर आप 2% लेके चलते हैं तो 1,000 करोड़ में बनता है। जी दूसरी चीज हमने उनसे हमारा जो जीएसटी का रिइंबर्समेंट है, जीएसटी का पहले क्या था कि सेंट्रल एक्साइज में हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो मिलता था वो हमको 800 करोड़ रुपए पर एनम का उनको सेंट्रल एक्साइज का रिफंड मिलता था। पर जो नया पैकेज आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का NCSS 2021, उसमें हमारे जीएसटी की जो रिइंबर्समेंट है वो जीरो कर दी गई है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को। नई इंडस्ट्री को आप लाना चाहते हैं, पुरानी इंडस्ट्री को बंद करना चाहते हैं, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। तो जी मेरी ये रिक्वेस्ट है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से कि हमको एटलीस्ट अभी तक हमको जो 450 करोड़ रुपए आप हमारे को दे रहे हैं जी वो सिर्फ चलिए SGST की रिइंबर्समेंट मिल रही है। चलिए तो मेरी चलिए रिक्वेस्ट है कि हमको IGST की, CGST की मिला के स्टेट की तरफ से एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को कम से कम हमको और इस बजट को जो 450 करोड़ का बजट है इसको बढ़ा के हमारा 1,000 करोड़ रुपया इसका बजट होना चाहिए। जी इसके बाद सर हमारी आगे जी एक हमारी बड़ी देर से डिमांड चल रही है कि जिसके हमको जब अपना जब PDP बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस टाइम हमारे को एक ट्रांसपोर्ट रोड फ्रेट ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का एक बजट में प्रोविजन किया गया था। जी वो कोई 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन था, पर बाद में जब 2021 में उस नोटिफिकेशन को इन्होंने विड्रॉ कर दिया होगा। तो जी मेरी ये बिल्कुल एक रिक्वेस्ट है कि जो वो ट्रांसपोर्ट फ्रेट जो बाय रोड का ट्रांसपोर्ट है, आप इनकमिंग देखिए, इनकमिंग रॉ मटेरियल पे अगर हमको रोड फ्रेट की रिइंबर्समेंट मिल जाती है तो उससे क्या है कि हमारे जो एडिशनल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ रही है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हम फार एंड ऑफ द कंट्री बैठे हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, और आप देखिए कि हमारे पास मार्केट का एवेन्यू नहीं है। हम यहाँ से पठानकोट तो माल बेच नहीं सकते। जी अगर आप हमको इनकमिंग फ्रेट के ऊपर अगर आप हमारे को रिइंबर्समेंट कर देते हैं तो हम इवन हम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में भी हमारी जी यहाँ से बिल्कुल सेल हम यूटिलाइज कर बिल्कुल सकते बिल्कुल। हैं। ललित जी तो प्रीतम हमारी जी जो से मेन जानना, तीन डिमांड में हमारा जो ललित जी बजट आपके पास बनता है वापस वो लौटते हैं, अप्रोक्सीमेटली हम आपके पास वापस लौटते हैं, प्रीतम जी से जानना चाहते हैं। प्रीतम जी, होटल एसोसिएशन यानी होटलियर्स की क्या हालत है और वो क्या डिमांड करता है कि आने वाली बजट 2025-26 से क्या उनको मिलना चाहिए? क्योंकि पहले तो आपको भी प्री बजट मीटिंग में बुलाया जाता था, अब आपको भी दरकिनार किया गया है, क्या कहेंगे? पहले तो मेरी तरफ से विनोद जी, आपके पूरे पैनल के मेरे भाइयों को नमस्कार। दूसरी
तरफ ये है कि आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि इस बार बजट पर किसी पार्टी ने, चाहे हमारी न्यूली पार्टी जो इलेक्टेड हुई है, ना तो उन्होंने बुलाया और ना तो केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रोविजन हमें मिला। जी। पर हम चाहते तो बहुत कुछ है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी सफर कर रही है इस समय। आप कहूंगा तो वेंटिलेटर पर है। जी। आप इसको कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे सरवाइव करने के लिए कोई क्या है, सरकार के पास कोई रोड मैप है, वो कैसे उभारेगी? ये बसी बसाई इंडस्ट्री आज जो है बिल्कुल खस्ता हालत में है और आगे कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। जी। तो जो बजट पास हो रहा है, जो नई सरकार जो भी लाने जा रही है, आशा करते हैं कोई ये, क्योंकि वार्ता में तो लग रहा है कि कुछ चिंता है इनके जम्मू के व्यापारियों की। जम्मू की होटल इंडस्ट्री तमाम टूरिस्ट के साथ जितनी फैसिलिटी जुड़ी है उनके साथ कुछ हमदर्दी रखना चाहते हैं, परंतु अब जो मौका है बजट में वो क्या रखते हैं तो आने वाला समय हम देखेंगे। यानी आपकी डिमांड्स क्या है? मैंने ये पूछा था कि अगर प्री बजट मीटिंग में आपको बुलाया जाता है तो होटलियर्स क्या डिमांड करेंगे? यानी आपने अभी अब तक रोड मैप नहीं तय किया है कि क्या? हम तो ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री जो होटल इंडस्ट्री है, आज तक वो होटल इंडस्ट्री का हमें दर्जा ही नहीं मिला जी। ना तो पावर इंसेंटिव मिले और तो ना तो और कोई अदर कोई फैसिलिटी हमें मिली। चाहते तो ये है कि इस इंडस्ट्री को उभारने के लिए इनको रिहेबिलिटेट की जरूरत है, इनको मलोपट्टी की जरूरत है और वो बजट में रखें। अगर बुलाते हैं तो और भी कई बातें हैं हम रखेंगे, ताकि हमारे जो व्यापारी लोग बेचारे जो इस इंडस्ट्री से 100 साल से जुड़े हुए हैं, तो उनको कैसे उनका उत्थान हो, कैसे उनका गुजर बसर हो, तो उसके लिए तो सरकार को तो पहल करनी पड़ेगी जी। जैसा हम उम्मीद करते हैं। अगर बुलाते तो हम जरूर निश्चित तौर पर जाएंगे। ललित जी से जानना चाहता हूं, ललित जी, पहले आपको जीएसटी रिफंड मिलता था और सेंट्रल एक्साइज टैक्स भी, टर्न आउट टोल टैक्स भी एग्जाम था, वैट में भी मिलता, टर्नओवर इंसेंटिव भी मिलता था। कुल मिलाकर 18,000 करोड़ रुपया मिला करता था, लेकिन अब वो बिल्कुल 500 करोड़ रह गया है। ऐसे में कैसे इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी? जी ललित जी। सर मैं इसमें विनोद जी मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें आज ये हो गया है कि हमारे जो कई जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, क्योंकि लोकल सेल तो है नहीं है, जो लोग इंटरस्टेट सेल कर रहे हैं जिसमें बड़े बड़े यूनिट लगे हैं, पेस्टिसाइड के लगे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि उनका जैसे जैसे पैकेज ऑफ इंसेंटिव जो चल रहा है वो खत्म हो रहा है, वो यूनिट बंद कर दे। अभी कई यूनिट 2024 में बंद हो गए, कई 25 में बंद हो जाएंगे और मैक्सिमम 26 में तो जो बड़े यूनिट हैं जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं वो सारे यूनिट बंद हो जाएंगे। तो आज की डेट में हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको अगर आप जैसे टर्नओवर इंसेंटिव है, अगर हमको 2% देते हो तो वो 2% से, देखिए क्या है कि ये जो इंसेंटिव है ना, ये हम अपनी जेब में नहीं रख रहे हैं। ये इंसेंटिव हमारे क्या है कि हमारे जो ओवर एक्सपेंसेस ज्यादा आते हैं यहाँ इंडस्ट्री चलाने के लिए, ये आगे पास कर रहे हैं। अब देखिए अगर गवर्नमेंट आज हमारे को 1800 करोड़ रुपए साल का पहले भी देती थी, आज भी 1800 करोड़ रुपए अगर दे देती है, तो अब अगर हम 3 से 4 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो आप देख लीजिए ना कि उससे गवर्नमेंट के चक्कर पे आज अगर हमारा बजट जो है 1,18,000 करोड़ का पिछला बजट था, उसमें से अगर हमको 1800 करोड़ रुपए आप दे देते तो एक 1.5% ही हुआ ना सर। अगर 1.5% दे के आप 4 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट बचाते हो, गवर्नमेंट जॉब्स है नहीं है, हमारे बच्चे इस टाइम दर बदर धक्के खा रहे हैं। सारा कोई कई ऐसे यूनिट है जिनके यूनिट बंद कर दिए गए, उनके बच्चे नौकरी बाहर कर रहे हैं। तो मेरी तो ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इस चीज को बड़ा इंडोर्स भी किया और हमको पूरी उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ हमारे लिए करेंगे, हमको सर्वाइव करने के लिए करेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको उम्मीद नहीं है। हम लोग 3-4 बार दिल्ली भी गए हैं, हमको यही एक्सक्यूज दिया जाता है जी आपको कब तक हम इंसेंटिव देते हैं। अरे जब वाजपेयी साहब ने 2002 में जब पैकेज लाया था, फिर 2012 में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पैकेज लाया था, तब अगर आपने हमको एतबार नहीं के साथ इंसेंटिव दिया, तो आज आपको देने में प्रॉब्लम क्या है? आप चाहते हो कि नई लगे और पुरानी बंद हो जाओ। नई कब लगेगी? नई के लिए इनके पास लैंड ही नहीं है। लैंड डेवलपमेंट लोगों से पैसे ले लिए होंगे, उनको जमीनें नहीं दे रहे हैं, वो लोग अलग से परेशान हैं। तो ये सिर्फ कागजों में अगर ये करना कि हमारे पास ही इतनी इंडस्ट्री आ गई, तो आज की डेट में मैं कहता हूँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट शुड इशू ए व्हाइट पेपर जिसमें बताया ना कि 2021 के बाद आज 2024 हो गया, 3 साल हो गए, 3 साल में कितने इनकी एम्प्लॉयमेंट आई है, हमारी कितनी एम्प्लॉयमेंट, जो हमारा डाटा पूरा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास है।
तो खाली ये पंप एंड शो करना जी हमने J&K में इतनी इन्वेस्टमेंट लिया है, मुझे कर दी, पर ऑन ग्राउंड कितनी इन्वेस्टमेंट आई है ये तो आप अगर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से आप डेटा ले सकते हो सारा जो है। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि जी, बिल्कुल। एग्जिस्टिंग को तो बचाओ ना, Existing units को बचाना मुद्दा ही हमारा चाहिए। यही है कि जी, रॉ मटेरियल बाहर से जी, आते हैं जी, बन के, बिल्कुल और सारा existing बन unit के को बाहर बचाने हम की बाहर कोशिश करनी चाहिए। मैं बताऊं फार्मा की जी। हमारे नहीं चल पा जी, जो है। चलिए प्रीतम जी, आप मुझे ये बताइए कि दरबार मूव बंद होने से होटल इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट पड़ा है क्या? बजट में ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए कि आपके कमरे भी हायर किए जाए दरबार मूव के दौरान? क्यों प्रीतम जी? बिल्कुल सर, हम तो लगातार इसका ये जो दरबार मूव इन्होंने रोका है उसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है 6 महीने नवंबर से लेकर अप्रैल तक ये मैक्सिमम जो हमारे 50% ऑक्यूपेंसी जो है वो दरबार मूव के साथ ही हमें मिलती थी। परंतु जिस प्रकार इन्होंने ये दरबार मूव को रोक कर जो हमारी सरकार में कुछ बैठे हुए लोग वो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी बचत करी है, पर मेरा कहने का मतलब ये बचत नहीं है, ये हमारे शहर को उजाड़ने का एक प्रोविजन है। कहते 200 करोड़ हमने बचाया है, पर वो 200 करोड़ क्या मायने रखता है कि आपका शहर ही उजड़ रहा है, बस अब शहर उजड़ रहा है, इंडस्ट्री उजड़ रही है, उस पैसों को बचाकर आप कहाँ लगाओगे और किसके खातर लगाओगे? वोट आप लोग यहां से लेते हैं, वोट जम्मू के लोग आपको देते हैं। जब आप ऐसा बयान देते हैं कि हमने 200 करोड़ रुपया बचा दिया और हमने दरबार मूव को रोक दिया, तो मैं सीधा सीधा आघात है पूरी होटल इंडस्ट्री, तुम्हारी सारी जो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, ट्रेडर हो, होटलर हो, ट्रांसपोर्टर हो, ये जितने छोटे गली कुचियों में भी छोटे छोटे दुकानदार मोहल्लों में जो सर्दियों में कमरे किराए पे देते थे, आज वो लोग भी महरूम है और वो भी वंचित हो गए। तो ऐसे ही बचत मुझे नहीं लगता, ये कोई बनिया की दुकान तो है नहीं या प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट हम चला रहे जी। हैं, हम तो सरकार चलाते हैं। प्रजा का रखना, ध्यान रखना सरकार का काम है। तो जी। सरकार जब ये अनदेखी चलिए करेगी प्रीतम तो जी, प्रजा कैसे प्रीतम जिएगी, जी हमारे साथ कैसा उनका नीरज- सर्वाइवल होगा, प्रीतम जी ये बड़ा हमारे चिंता साथ का विषय है। नीरज आनंद जुड़ चुके हैं और नीरज आनंद जी ट्रेडर्स की रहनुमाई करते हैं। नीरज जी, क्या आपको नहीं लगता है कि जब से ऑनलाइन ट्रेडिंग हुई है दूसरे ट्रेडर्स को नुकसान हुआ है? इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक पुख्ता पॉलिसी की जरूरत है, क्या कहेंगे नीरज जी? विनोद जी, आप हमारी दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं। ये बड़ी देर से हम डिमांड कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि जो ऑनलाइन ट्रेड हो रहा है उसमें दिक्कत हमें ट्रेडिंग से उतनी नहीं है जितनी प्रीडेटरी प्राइसिंग से हो रही है, जी। अनएथिकल प्रैक्टिसेस से हो रही है। अनएथिकल। आप देखेंगे हमारी दुकान खुलती है तो हमें तरह तरह के लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं और जरा बात पे कभी लीगल मेट्रोलॉजी हमारी दुकान पे आएगी, कभी फूड सेफ्टी आएगा, कभी ESI वाले आएंगे, कभी लेबर डिपार्टमेंट आएगा। हमारे लिए तो सारे हैं, लेकिन ऑनलाइन जो काम करता है, कहां से माल आ रहा है, कहां से वो डिलीवरी दे रहा है, उनके ऊपर कोई किसी तरीके का चेक नहीं है, ना ही क्वालिटी के ऊपर, ना ही मैन्युफैक्चरिंग डेट को लेके, ना ही एक्सपायरी को लेके। हाँ जी, हम चेंज कर देते हैं, ना ही वो ब्रांड सही है, कॉपी है, किसी को कोई पता नहीं। और लेकिन क्या होता है, देखो ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमारा जो कस्टमर है, हम भी कस्टमर हैं, एक चीज बेचते हैं तो 99 तो हम भी बाजार से खरीदते हैं, लेकिन कस्टमर की एक साइकी होती है कि उसको लगता है कि अगर जो रेट ऑनलाइन मिल रहा है वो सस्ता मिल रहा है। तो वो जो एक ऐसा बन गया है जिससे हमारे, आप विनोद जी हैरान हो गए, अभी पीछे सर्वे हुआ है, हमारे ऑल इंडिया प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने करवाया है, पूरे हिंदुस्तान में 2 लाख किराना शॉप बंद हो गई हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये ऑनलाइन जो ट्रेड है, ये सिर्फ हमारे जो बाहर की कंपनियां आ रही हैं वो सोची समझी राजनीति के तहत, हम कह तो रहे हैं हम तीसरी विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं 2027 तक, लेकिन उस अर्थव्यवस्था में किन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है? हमारे यहाँ पे हम कितनी बार पहले भी आपसे डिस्कशन कर चुके हैं कि यहाँ लिक्विडिटी क्रंच हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ऑनलाइन पैसा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, आप ये तो देखो। और गवर्नमेंट को भी हम कितनी रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं कि भाई आपको इसमें
टैक्स का भी लॉस है। जब एक दुकानदार पूरे बिल काट के माल बेचेगा तो उसकी पूरी जीएसटी इनकम टैक्स सरकार को जाएगी। जी। और जब प्रीडेटरी प्राइसिंग होगी और वो कम रेट पे माल बिक जाएगा और उसका जो लॉस है वो सरकार को भी, तो जीएसटी का भी लॉस हुआ, इनकम टैक्स का भी लॉस हुआ। और जो हम अनएम्प्लॉयमेंट भी आबादी बहुल देश है, तो हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, जैसे मैंने कहा अभी सर्वे हुआ है 2 लाख दुकानें बंद हुई हैं, तो आप अंदाजा लगाइए जो लोग खुद अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे थे और हर दुकान के ऊपर एक 2 एम्प्लॉय नीरज जी कहीं जुड़ा होता है। कहीं ये वजह तो नहीं है कि आपने भाजपा को छोड़ दिया, कि भाजपा की पॉलिसीज ट्रेडर्स के अगेंस्ट है? कहीं कारण ये तो नहीं है? देखिए ऐसा होता है ना, कई बार कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अभी तक महसूस हुआ है कि जितना ध्यान जो मीडियम क्लास तबका है, जिसमें कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं, उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। इसमें मुझे कहने में कोई ग्रेस नहीं है कि अभी तक की जो पॉलिसीज फ्रेम हो रही हैं, आप देखिए, या तो जो छोटा तबके का, हमारा गरीब तबके का जो हमारा तबका था, उसके लिए सरकार ने हर तरह के आयाम एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। जो इंडस्ट्रियल की भी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, आप अभी देखिए, ललित जी बैठे हैं, आप देखिए यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, तो वो किन के लिए बनी? जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, 200 कनाल से नीचे किसी को देनी नहीं। और यहाँ पे जो हमारा छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसको हम एमएसएमई कहते हैं, उसके लिए सरकार का ध्यान नहीं है। और ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे देश में जो एक मीडियम क्लास परिवार है, जिसमें हम लोग आते हैं, हमें आज समझ ही नहीं आ रहा कि हम अपने धंधों को कैसे सरवाइव करें जी, अपने काम को कैसे सरवाइव करें जी। तो इसमें एक हम चाह रहे हैं, अभी चूंकि बजट आने वाला है, और मैं विनोद जी आपको कहना चाहूंगा, हमें उम्मीद की किरण जगी है कि जो अभी मौजूदा सरकार बनी है, हमें पिछले दिनों आदरणीय सीएम साहब ने अपने रेजिडेंस पे बुलाया था। उस दिन मैंने उनसे ये पहला ही उनसे डिमांड रखी कि जनाब, जो यहाँ पे प्री बजट मीटिंग्स हुआ करती थी, प्रथा थी, आप स्टेक होल्डर्स को बुलाते थे, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस बात रखती थी, हम बात रखते थे, उसमें जो मंत्री होते थे वो चीजें उठा के बिल्कुल रिलीफ की बात होती थी, लेकिन वो सारा कुछ बंद हो गया। तो चलिए ललित जी के पास चलते हैं। ललित जी, कहीं सरकार की नीतियां ऐसी तो नहीं, ना खुदा ही मिला ना विसाले यार हुआ, ये बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट बुलाने की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वहां इनके पास डेवलपमेंट लैंड नहीं है, ना ही पावर है, ना रोड कनेक्टिविटी है, और जो मौजूदा एग्जिस्टिंग यूनिट है उनका गला दबाया जा रहा है। एक बड़ी हैरानी की बात है, आप देखिए कि एमएसएमई सेक्टर, जो नीरज जी ने बोला, एमएसएमई सेक्टर इज सेकंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन दी कंट्री, राइट। तो जब इनके पास लैंड, जब भागतली की लैंड डेवलप करने की बात है, हमने इनको बोला भी कि आप अगर आपके पास अगर 80% लैंड आप बड़े को दे दीजिए, 20% एमएसएमई को दीजिए, क्योंकि एंसिलरी यूनिट कहाँ लगे, तो वहां पे किसी ने हमारी बात सुनी नहीं। उस टाइम तो पता नहीं उनका क्या मोटिव था कि 200 कनाल से बड़े बड़े यूनिट के लेवल से बिल्कुल बताइए सर, आज बड़ा यूनिट लग रहा है, 10 साल के बाद वो अपनी वो यहाँ से पैकअप करेगा, चला जाएगा। क्या गवर्नमेंट ने कोई सेफ गार्ड रखा कि जो यहाँ पे हम इनको करोड़ों अरबों रुपए के 28,400 करोड़ के इंसेंटिव देंगे, तो 10 साल के बाद क्या होगा? वो 10 साल में 28,400 करोड़ रुपए अपना यूटिलाइज करेंगे, बंद करके किसी और स्टेट में चले जाएंगे। और दूसरी चीज, मैं प्रीतम शर्मा जी की एक बात को इंडोर्स करता हूँ कि हिमाचल में टूरिज्म को एट पार इंडस्ट्री के साथ सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। हमारी स्टेट में पिछले 10 सालों से मेरे ख्याल से ये लोग लगे हैं पीछे की टूरिज्म को सब्सिडाइज रेट पे पावर दे दी जाए, पर उनकी बात कोई सुनता ही नहीं है। तो मेरी बात सुनिए, 10 साल में तो इन्होंने मेरे ख्याल से ये 10 साल का पीरियड हमारे लिए किया है जिसमें पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी। 6 साल तो हमको उसके बाद लग गए जब से आर्टिकल किया, उससे पहले 4 साल का पीरियड था, उसमें वो गवर्नमेंट 3 साल चली। तो आज पोजीशन ऐसी है कि मैं आपकी बात इंडोर्स करता हूँ कि नया कब आएगा, कब लगाएगा, कब। और आप एक चीज मैं और बता रहा हूँ सर, जो मेरी नॉलेज में आई है, यहाँ पे जो बाहर का बड़ा इंडस्ट्री आ रहा है ना, वो सारी एम्प्लॉयमेंट बाहर से ला जी। वो उनके, मेरे को एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने के वो विजिट करने के, उन्होंने मेरे को बोला कि एक पीएन से लेकर मैनेजर से लेकर सारी एम्प्लॉयमेंट सारी बाहर की है। उस पर गवर्नमेंट ने कोई राइडर नहीं, जब पहले पैकेज आते थे गवर्नमेंट ने राइडर भी लगा था, 75-25 की राइडर होती थी, तो हमारा 90-10 का राइडर लगाया हुआ था,
90-10 का राइडर लगाया था जी। स्टार्टिंग में। 90 पर मैं कहता हूँ जहाँ को सर ऐसी फील्ड है ना, जैसे फार्मा है, स्टील है, जिसमें तो ये लोकल लेबर अवेलेबल नहीं है, स्किल जी, नहीं है, जी। उनको तो आप अलाउड करिए। पर आप देखिए कि ऑफिशियल स्टाफ, ऑफिस के स्टाफ हैं, पीएनस हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट से मेरी बात हुई बाहर का, कहता है जी हम तो रिमोट कंट्रोल में दिल्ली बैठ के हम जी दिल्ली बैठ के फैक्ट्री चला रहे हैं जी, हमको वहां आने की जरूरत नहीं है। अरे करोड़ों और अरबों रुपए का आप इंसेंटिव हमारे यहाँ हमारी स्टेट का क्या क्या लगा के ले रहे हो, तो यहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं दोगे या हमारे लोकल जो यूनिट्स हैं उनको आप ऑर्डर ही नहीं देंगे। ये भी एक बड़ी बात आई है जी कि कुछ लोग यूनिट बड़े और यूनिट क्या कर रहे हैं कि वो बाहर से ही जो आइटम लोकल अवेलेबल है, आज हमारा पैकेजिंग मटेरियल का जो सेक्टर है सर इतना सफर कर रहा है, 50 फैक्ट्रियां जम्मू में, 50 कश्मीर में है, और जो वो 2019 वर्ज ऑफ क्लोजर जो नई आई है, नई को 18% जीएसटी का रिइंबर्समेंट मिलेगा, पुरानी को तो वैल्यू एडिशन में मिलेगा। तो आज की डेट में उनको कम्पीट करना मुश्किल हो रहा है। उनकी सेल जो है, जो पैकेजिंग के यूनिट है, उनकी सेल 25% रह गई है। अब बताओ ना, जब तक यहाँ हैंड होल्डिंग सपोर्ट हमको इधर सेंटर दे दिया, स्टेट दे दे, हमको अगर बचाना है तो, नहीं तो वो 2 साल के बाद यहाँ पे फिर वो 3-4 लाख लोग जो काम करते हैं आस्ता वो सब अनएम्प्लॉय होते जाएंगे। तो आई थिंक उसका सारा ओनस मैं कहता हूँ वो इस पॉलिसी पे आएगा। प्रीतम जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपको कितना हल्के में लिया जाता है। हालांकि कहा जाता है कि टूरिज्म बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की, लेकिन आपको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया है, क्यों प्रीतम जी? बिल्कुल यही तो अफसोस है सर। ये तो कहने को तो बहुत कुछ सरकारें कहती हैं, जब हकीकत में कुछ करने की बात आती है तो ये सब अपने हाथ खींच लेते हैं। और ललित जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम 2016 से नहीं, हम 2014 से प्रभावित है पूरी इंडस्ट्री। के 2014 में बाढ़ आई थी, 2016 में बुरान बानी का इश्यू हुआ, फिर उसके बाद भी ये मिलिटेंट जो यात्रियों पर अमन अटैक हुआ, फिर 2019 में ये 370 और 35 से हटाया। उसके बाद ये लगातार सरकारों का ऐसे 17 में सरकार का गिरना, ये सारा क्राइसिस जो है बिजनेस जो कम्युनिटी है उसको झेलना पड़ा है। राइट। बहुत बड़े पैमाने पर लॉस हुआ है कि इंडस्ट्रियां बंद हुई, दुकानें बंद हुई, फैक्ट्रियां बंद हुई, लोगों का रोजगार चले गया। लेकिन कोई ऐसी सक्षम सरकार जो वाकई ईमानदारी के साथ, ना तो एलजी का प्रशासन सीरीज से दिखा हमें, तो और अभी ये नई सरकार आई है, अब क्या करती है? बोलने में तो बहुत अच्छे शब्दों की बानी बोल रही है, अब हकीकत में कितना ये खरा उतरते हैं जो आने वाला समय देखेगा। लेकिन होटल इंडस्ट्री को तत्काल जरूरत है। अगर होटल इंडस्ट्री है तो उसको इंडस्ट्री के बेनिफिट भी मिलने चाहिए। हमें रिन्यू के लिए हर साल इनके दफ्तरों में भड़कना पड़ता है, कभी फायर के लिए, कभी पोल्यूशन के लिए, कभी फलानी एनओसी लीक भी, कभी टंगानी के लिए। तो ये सालों इनके दफ्तरों में चक्कर मारने पड़ते हैं। तो जब फैक्ट्री जब एक टाइम होती है, रजिस्टर होती बंस फॉर ऑल, फिर हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं है? हमें क्यों बार बार आता है, बार बार यात्राएं दी जाती हैं? तो इसलिए सरकार की मंशा मुझे कुछ ना कुछ कहूँ कि एक स्थायी सरकार नहीं रहती है। स्थायी डायरेक्टर जो ऑफिशियल होते हैं वो स्थायी नहीं रहते हैं, उनको हर साल 2 साल के बाद बदल दिया जाता है। जो कोई सीरीज कुछ करना चाहता है तो उसको हटा दिया जाता। ये सरकार में बहुत बड़ी खामी है कि जो लोग समझते हैं तो वो उसको समझने से पहले ही वहां से उसको हटा दिया जाता है, नहीं के वही रहते हैं, इंतजार करते हुए रहते हैं। ये बड़ा दुख का कारण है। तो हम चाहते हैं कि इंसेंटिव दिए दरबार को बहाल किया जाए, बिल्कुल जितना जल्दी हो सके। नीरज आनंद जी, आपकी जो ट्रेड पॉलिसी नहीं बनी है। है। नीरज आनंद जी, ट्रेड पॉलिसी भी सरकार ने नहीं बनाई है। आनंद साहब, कोई ऐसी ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें ट्रेडर्स को कुछ राहत दी जाए। विनोद जी, बहुत कुछ होना चाहिए जी, मसलन होने को। लेकिन मैं अभी अपने पैनलिस्ट हमारे सीनियर साथी ललित जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि पीछे प्रीतम जी की यानी होटलियर्स इंडस्ट्री की बात नहीं सुनी गई। मैं अपने मन में हंस रहा था, मैं ललित जी किसकी बात सुनी गई? आपकी सुनी गई, हमारी सुनी गई, किसकी सुनी गई? नहीं, नीरज जी आपको बुलाया था, लेकिन ललित जी को नहीं बुलाया अभी तक। इंडस्ट्रीज को नहीं बुलाया, ट्रेडर्स को बुलाया है। उनमें ये भी नहीं, इंडस्ट्री को भी बुलाया है, ऐसी बात नहीं है। जो नई मौजूदा सरकार आई है
उसने प्रयास किया है सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाने का। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा विनोद जी आपके माध्यम से, देखिए बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, दिल्ली से प्रयास भी बड़े हो रहे हैं, लेकिन धरातल पे अगर आप देखो तो जम्मू कश्मीर का कोई भी खित्ता, चाहे इतना पैसा लगा है हमारे यहाँ, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, नीरज जी आपको रोकूंगा, शुरुआत से आप ही से करूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और मैं नीरज आनंद जी के सीधे पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि वाकई में मलाल है उनको कि ना ललित जी की सुनी गई ना आपकी सुनी गई। जी सुनी किसकी गई? जी नीरज जी। देखिए विनोद जी, मलाल किससे होता है? अपनों से जी। और हमें पूरी उम्मीद थी, क्योंकि व्यापार में कहते हैं कि जो दिन आपका जाया हो गया वो पूरे महीने कवर नहीं होता है। तो यहाँ महीने क्या है, दिन क्या है, यहाँ महीने क्या है, सालों साल जाया हो गए। जैसे अभी प्रीतम जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि 2014 के बाद हमारी इकोनॉमी लाइन पे आई नहीं है। और जितने भी प्रयास हुए हैं ना, उसमें ये सोचा गया कि जितने लोकल स्टेक होल्डर्स हैं इनसे दूरी बना के रखो, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रेड कार्पेट दो। उनका तो बड़ा रेड कार्पेट वेलकम हुआ। हमारे सरकारी अफसर जो हैं बड़े, जी हम यहाँ मेला कर रहे हैं, हम वहां मेला कर रहे हैं। लेकिन आज अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें, अगर सही कह रहा हूं मैं ललित जी या गलत कह रहा हूं, क्योंकि आगे क्या होता था, हर एक अफसर को अकाउंटेबिलिटी का डर होता था। एक बड़ी अजीब विडंबना देखी है विनोद जी मैंने पिछले 4-5 साल के कार्यकाल में। जम्मू में आके जब भी गवर्नर रूल होता था, हम अप्रिशिएट करते थे कि जो पिछली सरकारों की त्रुटियां होती थी वो गवर्नर रूल में कवर होती थी, और लोगों के पेमेंट्स रुके होते थे, लोगों को पेमेंट्स मिलते थे, आम लोगों की सुनवाई होती थी। ये पहली बार है जम्मू में। आप देखोगे जो सप्लायर्स हैं, 2018 से उन्होंने सप्लाइयां की हुई हैं, कई केसेस में उनको आज तक पेमेंट नहीं मिल रही। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री को प्राइस प्रेफरेंस थी, परचेज प्रेफरेंस थी, सारी हटा ली गई। भाई आप कौन से लोगों को सपोर्ट कर रहे हो? आपने, अगर मैंने जैसे पहले भी कहा, चाहे स्मार्ट सिटी में टेंडरिंग हुई, चाहे आज एरियल एक्सप्रेस वे बन रहा है, आप देखो उसमें लोकल लोगों को इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? बिल्कुल उल्टा क्या हो गया, उन लोगों ने हमारे लोगों से सप्लाईज दे दिए, प्राइवेट में भी पैसे फंसे, सरकार में भी पैसे फंस गए, और नए एवेन्यूज में कहीं कोई बात नहीं हो रही। तो इसलिए ये जो कहना है ना कि पिछले में एक ट्रेड की नहीं सुनी गई या दूसरे शोबे की सुनी गई, मैं लगभग विनोद जी पूरे दावे से ये कह सकता हूं कि पिछले 5 वर्षों में जितना उत्पीड़न जम्मू के व्यापारी वर्ग का हुआ है वो आज तक नहीं सहा हमने। जी। इस वक्त हमारे साथ ऋषि जुड़ चुके हैं सांबा से। हम सीधे सांबा लिए चलते हैं, वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कहते हैं उनसे रूबरू करवाते हैं आपको। चलिए ऋषि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए ऋषि जी। जी विनोद जी, बिल्कुल। जी जी जी। आप अपना सवाल रखिए मेरे साथ। नहीं, आप पूछे इनसे ट्रेडर्स की क्या दिक्कतें हैं, जी इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स की क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या चाहते हैं ये बजट में क्या चाहते हैं क्या? बिल्कुल तजिंदर जी, आपसे जानना चाहूंगा कि बजट में क्या कुछ आप प्रावधान चाहते हैं। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री को लेकर क्या कुछ आप बजट में चाहते हैं, और उसी के साथ ट्रेड से जुड़ी अगर चीजें देखें तो उसको लेकर भी क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए सर, ऐसा है, ट्रेड में जब से लॉकडाउन हुआ है ट्रेड में काफी डाउनफॉल आया है। तो एक्चुअल जो पोजीशन है इस समय 70% बिजनेस जो है वो खत्म हो चुका है, और 100 में 30% बिजनेस जो है दुकानदार या जो ट्रेड जो है वो काम कर रहा है। तो आने वाले बजट में हमें गवर्नमेंट से यही अपील है कि ऐसा बजट बनाया जाए कि जिसमें छोटे दुकानदार को लोन प्रोवाइड किया जाए, जिसमें कम इंटरेस्ट पे जो है वो हो, और एजुकेशन लेने के बाद सर्विस अब कितनी मिल रही है वो तो आप जानते ही हैं। तो जो कोई बिजनेस में आएगा तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से
फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि वो छोटा मोटा लोन लेके या अपना कारोबार शुरू कर सके या अपनी छोटी मोटी जो है इंडस्ट्री में लगाए। तो उसमें यह है कि इंडस्ट्री लगाने के लिए तो पहले जो इंडस्ट्री ग्रोथ सेंटर है उसमें लैंड की बड़ी प्रॉब्लम है। जो यूनिट बंद हुए हैं, जब बंद पड़े हैं, तो वो भी जो एजुकेटेड बच्चे हैं या जो लगाना चाहते हैं यूनिट, तो उनको मिलनी चाहिए। और आने वाले टाइम में मतलब ऐसा कोई सिस्टम हो कि जिसमें इंडस्ट्री से छोटा हो या बड़ा हो कि प्रॉब्लम ना हो। कि इंडस्ट्री लगा रहा है, पहले उसको बिजली की प्रॉब्लम आती है, उसमें भी थोड़ी जो है उसकी हेल्प होनी चाहिए। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने सब्सिडी रखी है, तो सब्सिडी लेने के लिए अगर 50 या 100 चक्कर लगाने पड़े, तो उसमें भी मैं चाहता हूं कि जिसका जेन्युइन सब्सिडी इन टाइम हो रहा है तो उसको मिलना चाहिए। ना कि बड़ी बार देखने को ऐसा मिलता है कि जो इंडस्ट्री है, छोटा है या बड़ा है, उसको जो है हर जगह चक्कर ही लगाने पड़ते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से या सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट है कि J&K में जितनी भी इंडस्ट्री लगी है या लगने जा रही है, उनको काफी सुविधा जो आसान होनी चाहिए। इसके अलावा कहां पर आपको लग रहा है कि काम करने की जरूरत है? खासतौर पर आपने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जिक्र किया कि उनको काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। आपने कहा कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो जिनको सब्सिडी मिल जाती है, वो सब्सिडी लेकर वो अपना यूनिट बंद कर देती हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वालों को तवज्जो देनी चाहिए? देखिए सर, बहुत सारे केसेस हमारे सांबा में भी है कि काफी यूनिट लगे, लेकिन अब देखने को ये आ रहा है कि 50% जो है वो बंद हो चुके हैं। उन्होंने सब्सिडी ली या क्या किया, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि लोकल जो एजुकेटेड बच्चे हैं उनको मौका मिलना चाहिए और उनको लैंड मुहैया करवानी चाहिए, लोन मुहैया करवाना चाहिए कि जिसमें वो अपना जो है छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सके। और जब छोटी इंडस्ट्री हो या बड़ी इंडस्ट्री, तो लोकल लोग भी उसमें जो है वो काम करने चाहिए। उसमें एम्प्लॉइज का काफी जो है, अब छोटा दुकानदार ही लीजिए, किसी के पास 2, किसी के पास 4, किसी के पास 6 मुलाजिम काम कर रहे हैं, तो वो उनका रोजी रोटी उस पे चल रहा है। तो ऐसे ही एम्प्लॉइज में काफी सुधार होता है कि अगर इंडस्ट्री ग्रोथ सेंटर अच्छा चले या जो इंडस्ट्री लगाने वाला है उसको फैसिलिटी मिले, उसके काम जो है जेन्युइन काम जो है वो जल्दी हो, ना कि उसको कोई चक्कर लगाना पड़े। बिल्कुल विनोद जी, बिल्कुल उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले हैं उनको कुछ ना कुछ प्रावधान जो बजट में होना चाहिए। खासतौर पर जो हमारे एजुकेटेड युवा हैं वो अपना सेटअप तैयार करें, उनको लैंड मुहैया हो जाए, उनको लोन मुहैया हो जाए। तो इस तरह की चीजें जो वो होनी चाहिए ताकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो बड़े लेवल पर फ्लरिश हो पाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय काफी नुकसान झेलते नजर आ रहे हैं, वो हमारे चाहे व्यापारी भाई हो या फिर इसी के साथ इंडस्ट्री से जुड़े लोग हों। तो ये तमाम लोग चाहते हैं कि बजट में कुछ ऐसे प्रावधान हो ताकि इंडस्ट्रीज भी अच्छे से फ्लरिश हो और मार्केट का जो सिस्टम है वो भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ललित महाजन जी के पास जाऊंगा, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री के हेड है, इनसे जानना चाहूंगा, चेयरमैन है, ये इंसेंटिव को लेकर के कोई राइडर होना चाहिए। इंडस्ट्री बाहर से आती है, यहाँ पे असेंबल करती है, जब इंसेंटिव खत्म हो जाते हैं, फुल हो जाते हैं, कोई ऐसा राइडर लगाना चाहिए कि अगर आपने यहाँ से वापस जाना है तो जो इंसेंटिव लिया है एटलीस्ट उसका हिस्सा तो कुछ वापस कर दीजिए, कोई कंडीशन तो होनी चाहिए। जी ललित जी। मैं बताऊं, राजस्थान गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी जी, उन्होंने जब अपना जो इंसेंटिव इंडस्ट्री को फिजिकल इंसेंटिव जैसे टैक्स रिलेटेड इंसेंटिव जो देते थे ना जी, तो वो जितनी एग्जम्पशन उसको देते थे, जब तक एग्जम्पशन खत्म होने के बाद उतनी अमाउंट वो स्टेट एंड चक्कर को, जो स्टेट डिपार्टमेंट को जब तक नहीं देते थे, तब तक वो इंडस्ट्री को अगर वो सेल आउट करते थे या बंद करते थे तो जो डिफरेंस रहता था, डिफरेंस उनको जमा कराना पड़ता। उन्होंने सपोज किसी ने 100 करोड़ का बेनिफिट लिया, जब तक वो 100 करोड़ का बेनिफिट एग्जम्पशन खत्म होने के बाद गवर्नमेंट को वापस नहीं करते थे, तब तक वो इंडस्ट्री बंद करके जा नहीं सकते थे। हाँ, अगर उन्हें 50 करोड़ का इंसेंटिव यूटिलाइज किया, 50 वापस करना पड़ता था। तो ऐसा कोई राइडर तो आना चाहिए हमारे लोगों के सेफ गार्ड के लिए। हमारे जो अपना यहाँ पे लोकल अगर एम्प्लॉयमेंट देती हैं तो उनकी क्या सेफ गार्ड है? 10 साल के बाद उनको कहेंगे वो कहेंगे टाटा हम चलते हैं जी, क्योंकि हमारा इंसेंटिव खत्म हो गया, जो हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस रही है। आप देखो ना, यहाँ पे कई ऐसी यूनिट से जो बंद करके चले गए, यहाँ पे उन्होंने क्या की, लोगों को कंपनसेशन दे दिया, तो कंपनसेशन इज नॉट ए अपना जस्टिफाइड था।
मैं आपको एक, आप मेरे को सुन के हैरान होंगे कि लोकल इंडस्ट्री के लिए 2022 में जो मेजोरिटी ऑफ द यूनिट जो जिनकी पेंडिंग एप्लीकेशन पड़ी हैं आपके यहाँ डायरेक्टर इंडस्ट्री के ऑफिस में, 2022 के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। और बागतली उसके बाद आया जहां से 200 कनाल से ऊपर की है, उसके लिए तो इन्होंने 4 मीटिंगें कर ली लोगों को 200 कनाल से ऊपर की लैंड देने के लिए। आपको ये हमारा पैकेज जो खत्म हो गया, इसमें हमारे बेचारे को 300 यूनिट है जो 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 इस टाइम जिनको डिनाई कर दिया गया। वेर 3% यूनिट ने 67% पैकेज है जो 28,400 करोड़ का, तीन नोट करिए, 3% ने 67% पैकेज यूटिलाइज कर लिया और जो 97% है उन्होंने 33% पैकेज यूटिलाइज किया। अब बताओ ना इसके ऊपर क्या क्या जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट देगी? बड़े यूनिट आए, इसका मतलब कि ये पैकेज, मेरी तो ये सोच है, नीरज जी भी इसको एंडोर्स करेंगे, ये पैकेज ही बड़े यूनिट के लिए आया। आप देखिए ना छोटे यूनिटों के लिए अभी लास्ट ईयर में क्या हुआ, बजट में हमारा 58 करोड़ रुपया जो इंसेंटिव था स्टेट गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, वो 58 करोड़ रुपया उठा के जी इरकान को दे दिया। किसके लिए? बागतली का इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए। मीन सड़क है, कई इंडस्ट्रियल एरिया जो छोटे, जहाँ पे लोगों को लैंड अलॉट की गई, लोग पैसे जमा करा गए हमको लैंड दे दो, उनको तो लैंड दी नहीं। बागतली वाले कोई वो, यहाँ तो वो वीआईपी लोग होंगे जिनको 200 कनाल से ऊपर की लैंड है, उनको वो लैंड वहां के उन्होंने यूनिट चालू कर दिया और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा के पैकेज का बेनिफिट लेके दी। अब बताओ ना ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है? बताओ कि इट मीन्स कि एमएसएमई सेक्टर के लिए, मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट को चाहिए एमएसएमई सेक्टर के नया पैकेज लेके आए, बड़े को जो मर्जी दो, पर एमएसएमई सेक्टर के लिए सेपरेट पैकेज लाओ। और उसमें जो प्रेफरेंस है वो हमारी स्टेट के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको देनी चाहिए। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है। चलिए प्रीतम जी, आप मुझे बताइए कि आप अगर प्री बजट मीटिंग में आपको बुलाया जाता है तो क्या आप इस पर जोर देंगे कि इंडस्ट्री के बेनिफिट जो टूरिज्म सेक्टर है उसको मिले? जी प्रीतम जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने म्यूट कर दिया हुआ है, आपने अपना फोन म्यूट कर। जी जी निश्चित तौर पर बात करेंगे जी, लेकिन इसके साथ और एडिशन करेंगे कि जम्मू में जितने भी रिलीजियस पर्यटक स्थान हैं उनको अपग्रेड करें। जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड का गोल्डन टेम्पल बना है, हमारे अयोध्या में श्री राम जी मंदिर बना है, उसी की भांति जम्मू में भी बजट रखे और बहुत बड़े बड़े प्राचीन हमारे धरोहरें हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाए ताकि यहाँ टूरिस्ट की अट्रैक्शन बढ़े, तो इससे जो लोगों का कारोबार बढ़ेगा। परंतु यहाँ काम तो नाम की चीज खत्म। एक तो दरबार मुख की बात करी हमने, वो तो उसके बिना जम्मू सर्वाइवल नहीं करेगा, एक बात। दूसरा, अभी अमरनाथ यात्रा जो है वो इस साल मुझे लगता है वो डायरेक्ट ट्रेन से कश्मीर में जाएगी, तो उस पोजीशन में जम्मू की हालत क्या होने वाली है, इस इंडस्ट्री की और तमाम जो व्यापारी वर्ग है उनकी क्या हालत होने वाली है। तो हम चाहेंगे इस बजट में जैसे 17 करोड़ रुपया कश्मीर के मंदिरों के लिए, उदाहरण के लिए, जीर्णोद्धार के लिए पैसा दिया है गवर्नमेंट ने, अभी पिछले हफ्ते में इन्होंने घोषणा करी है। इसी भांति जम्मू के अंदर बहुत बड़े बड़े स्थान हैं, उनकी भी कायाकल्प किया जाए ताकि लोगों का आकर्षण बढ़े और उससे टूरिज्म बढ़ेगा। जब टूरिज्म बढ़ेगा तो अपने आप सबके लोगों की रोजी रोटी जो है वो सुरक्षित होगी। नीरज जी, लीज डीड एक्सटेंड नहीं हो रही है, भी एक मुद्दा बना हुआ है ट्रेडर्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जी विनोद जी, जी, क्योंकि चाहे जो गवर्नमेंट ने अलॉट की हुई हैं दुकानें, उसकी लीज एक्सटेंड नहीं हो रही। आपने देखा गैर मुमकिन खड्ड का इशू है, नजूल का इशू है, रोशनी में चीजें की गई, ऐसे मल्टीपल इश्यूज हैं जिनके ऊपर पिछले 5-6 सालों से हम बात करते आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ बातें ही हो रही है। उससे क्या हुआ है विनोद जी, लिक्विडिटी क्रंच हो गया है बाजार में। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि फ्रूट मंडी के, ट्रांसपोर्ट नगर के, सब्जी मंडी के कई हमारे दुकानदार हैं जिनकी लीज एक्सपायर हो गई और बैंक ने उनको कहा कि जी आप कोई और अल्टरनेट प्रॉपर्टी लाइए तो हम आपके लिमिट रिन्यू करेंगे। राइट। अब आप बताइए, घर लोगों ने आके गिरवी रख के लोन लिया होता है, घर बनाया होता है, दुकानों, अब वो कहां से और लाता? बड़े ऐसे दुकानदार हैं जो बेचारे एनपीए हुए हमारे इसी चक्कर में। तो ये जो एक हैंड होल्डिंग है ना सरकार की तरफ से, वो नहीं हो रही है। और हम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन चाहे
हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है, चाहे हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और चाहे ट्रेडर्स हैं। देखो, ट्रेडर्स बैकबोन है हमारे यहाँ के इकोनॉमी का। वो चाहे टूरिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी और दीगर व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। और आज ट्रेडर जब से जीएसटी लगा है विनोद जी, एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के रूप में बढ़ा है। और लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं उदासीनता है सरकारी अफसरों में कि उनके समक्ष हम कोई बात रखते हैं तो हालांकि उसका डिस्पोजल फास्ट होना चाहिए था। जी बिल्कुल। लेकिन बड़ी हैरानी होती है मुझे कि उनका एक अपना रवैया बन गया है कि वो कोई काम आपका होगा नहीं और आपको उल्टा और कोई ना कोई बात में उलझा के आपको आगे पीछे कर देंगे। लेकिन जैसे आज ये डिस्कशन का मुद्दा आपका प्री बजट मीटिंग है जी, तो मैं इसमें बहुत आशावान हूँ विनोद जी इस बार, क्योंकि बड़ी देर के बाद हमारे यहाँ चुनी हुई सरकार आई है। बिल्कुल। और हमें उम्मीद है कि जो बिजनेस रूल्स अभी तक फ्रेम नहीं हुए हैं वो जल्दी हो जाए ताकि इफेक्टिवली काम होना शुरू हो सके। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम चुनवा के लाए हैं हम उनसे बात कर सके, क्योंकि अभी तक पता क्या हुआ है, आपने देखा होगा कि लोकल लोगों की आवाजों को सुना ही नहीं गया। जो स्टेक होल्डर्स हैं, किसी किस्म की पॉलिसी फ्रेमिंग में अभी ललित जी ने कहा 2022 के बाद मीटिंग ही नहीं हुई। भाई आगे किस अफसर में इतनी हिम्मत होती थी कि अगर ललित जी कहें जी मीटिंग क्यों नहीं हो रही, भाई आप मीटिंग क्यों नहीं कॉल कर रहे, आज पूछना किसको है। आज जिन लोगों को मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगा, बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं उनको भी कईयों को तो ठीक है ट्रीटमेंट ठीक है, लेकिन कईयों को पैसे भी लोगों ने जमा कर दिए, उनको पोजीशन मिलने में, उनको वहां अलॉटमेंट मिलने में दिक्कत आ रही है। ललित जी उसमें ज्यादा बेहतर बताएंगे जी। उससे चूंकि आपको पता है विनोद जी, मुझे राष्ट्रीय स्तर पे भी बात करने का मौका मिलता है। बिल्कुल, बाहर जा रहे हैं तो वहां पे जब देखते हैं ना हम, तो आज जितनी पहले लोगों के अंदर एक जम्मू कश्मीर के प्रति थी ना कि नहीं जी नहीं वहां जाएंगे बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहूंगा इंडस्ट्री के साथ साथ इस बजट से हमें, आपने ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की बात करी, हम चाहते हैं उसमें सबसे बड़ा वेलफेयर यही है कि सरकार हमें जो काम करने में लिक्विडिटी की परेशानी आ रही है सरकार उसके ऊपर काम करे जी, ताकि हमें सस्ते रेट्स पे लोन मुहैया हो सके। यहाँ का जो एंटरप्रेन्योर है वो छोटे यूनिट लगाना चाहता है लगाए। अभी जैसे आपने देखा हमारे यहाँ पे जो मिनरल्स के भंडार हैं, जैसे पीछे बात हुई वही लिथियम का भंडार एक निकला है जो कि बहुत बड़ा भंडार है, तो हमारा ऐसा मानना है कि उसमें लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, और कम्यूटिंग आसान हो। जैसे हम अगर आपने देखा पिछले 15 सालों से सुनते आ रहे हैं कि मेट्रो बन रही है, मेट्रो बन रही है, मेट्रो बन रही है। आज आप देखिए आपने जम्मू शहर में शाम को दोपहर को किसी भी एक तरफ से दूसरी तरफ जाना हो तो आपको कंजेशन नहीं मिलेगा। बिल्कुल, जो टाइम आपका 10 मिनट का है जी, वहां आधा घंटा लगेगा। तो ये चीजें सिर्फ धरातल पे अब उतरनी चाहिए। अब लोगों का सबर का बांध टूट रहा है और मैं ये आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा जो हमारे ऑफिसर्स हैं कि भाई आप स्टेक होल्डर्स के साथ बैठिए, नहीं तो ऐसा होगा आने वाले समय पे हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि आज सर्वाइवल हमें लग रहा है कि हमारा सर्वाइवल नहीं हो पा रहा, और अगर सर्वाइवल नहीं होगा तो क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, ठीक है ना जी। तो चाहे हम जो ट्रस्ट डेफिसिट बना रहे विनोद जी, वो लगता तो हमें है कि आप ये जो सरकार आई है वो चाहे प्री बजट मीटिंग होगी, चाहे हमारे लैंड लॉज हैं जिसमें लीज भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जैसे अभी ललित जी इंडस्ट्री की तरफ से मांग आ रही है कि भाई जो प्लॉट्स हैं उसको फ्री होल्ड करना चाहिए ताकि वो अपनी मर्जी से वहां से कुछ और भी अगर कर सके। तो कुछ ऐसी बातें हैं जहां सरकार को फायदा ही है, सरकार को कोई नुकसान नहीं है। ललित जी से जानते हैं। ललित जी अब हमें ये बताइए कि प्राइस और परचेज प्रेफरेंस में बंद किया गया, जब आप सरकार से पूछते हैं तो उनका क्या कहना होता है? दूसरा, जब सन ऑफ द सॉइल लंबे समय से यहाँ पे उनको मालिकाना हकूक नहीं दिए जाते जी सर, मालिका जो उनको जो फ्री और राइट की बात कर रहा हूँ, जो लोगों ने 25 साल हो गए हैं उन लोग, हमने इनको बड़ी बार हमारी रिक्वेस्ट भी तो कही कि आप उनको फ्री और राइट दो। देखो फ्री और राइट देने में यूनिट होल्डर को फायदा क्या होता है कि उन लोगों को
कि बैंकों के पास जब वो उन्होंने लैंड की वो मॉर्गेज करते हैं तो बैंक में उनकी वैल्यूएशन जो है सर्कल रेट पे होती है, तो उसमें जी। उनको प्लस पॉइंट मिलता है। लीज होल्ड राइट का हमेशा उनके सिडको या सीकॉप की जो लैंड है उनका ओनरशिप तो उनकी है, तो जब तक उनकी उसमें भी उनकी वैल्यूएशन का फर्क पड़ता है। जी। और दूसरी चीज क्या है कि एक बार जब जो 20-25 साल से काम कर रहा है तो वो अगर देखा जाए तो ये जस्टिफाइड है कि उनको आप उनके मालिकाना दे हक देना दे दो ना। चाहिए, अब ownership मैं right 6 दे नंबर देना की बात चाहिए। करता हूँ सर, रेजिडेंशियल हाउसेज है उनको जी। नहीं दिए, उनको लोगों को जब वहां जाते हैं तो हाउसिंग बोर्ड वाले उनको 10 तरह की राइट, ऑब्जेक्शन राइट, लगाते हैं, जबकि कंपनी के बाकी हिस्सों में देखो अपना ओनरशिप राइट साथ ही दे दी जाती है। जी। बाकी सर अपने प्राइस एंड परचेज प्रेफरेंस की बात है, मैं आपको कहना जी। चाहता हूँ कि दो अभी तक जो इन्होंने जब जेम पोर्टल इंट्रोड्यूस किया तो जो पहला ऑर्डर था वो अभी तक इन्होंने ऑर्डर को इन्होंने अभी वो कैंसिल नहीं किया हुआ। Null and void नहीं किया हुआ। रीजन है कि जेम पोर्टल जी। उन्होंने एक लेके कि जेम पोर्टल हमारा हम नहीं कर सकते। चलिए ललित जी, पर ललित अब जी, जो ललित जी, recently- ललित जी, समय नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीतम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज आनंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा बजट आए, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सुनवाई हो। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।